नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी की करंट अफेयर के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और कल जैसा कि आपको पता है कि मकर संक्रांति थी तो 14 जनवरी की करंट अफेयर्स अपन ने डिस्कस नहीं की थी। तो 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों की करंट अफेयर्स आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। और वैसे आज 15 जनवरी है, सेना दिवस आर्मी डे के रूप में मनाया जा रहा है अपने जयपुर के अंदर, है ना। और ये अपने राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार जो आर्मी दिवस है या आर्मी डे है वो अपने राजस्थान में मनाया जा रहा है। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो आज ही के दिन मनाया जाता है, मैं कह सकता हूँ कब? 15 जनवरी। 15 जनवरी। अच्छा, क्यों बनाए जाते हैं? अपने भारत के पहले मैं कह सकता हूँ आर्मी चीफ, है ना। आर्मी के जो सेनाध्यक्ष थे, इंडियन आर्मी के, वो सेनाध्यक्ष थे KM करियप्पा। करियप्पा, ठीक है, करियप्पा। तो KM करियप्पा ने अपने भारत का क्या संभाला था? चार्ज संभाला था। मतलब पहले अंग्रेजों के पास थी अपने सेना वगैरह या अपना देश का शासन, लेकिन अंग्रेजों के पास से पहली बार भारत के सेना जो अध्यक्ष बने थे और भारतीयों ने पहली बार जो चार्ज संभाला था, पहले जो सेना अध्यक्ष बने थे वो थे KM करियप्पा। तो इसकी खुशी के अंदर, इस याद के अंदर अपन ये 15 जनवरी को क्या बनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और भारत के पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? KM करियप्पा, ठीक है। अगला, महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को मंजूरी निम्न में से किस राज्य सरकार ने दी है? तो कर्नाटक सरकार ने। और जरूरी भी है भाई महिलाओं के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026 का आयोजन 11 जनवरी से, भाई सप्ताह है तो 7 दिन आप कर लो, तो सीधी सी बात है 11 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य सड़क सुरक्षा दिवस। तो देखो सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है और इस सड़क सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने से क्या फायदा है, थोड़ा सा इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। सबसे पहले नुकसान की बात करते हैं। तो आप यहाँ गौर करोगे कि मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की है। लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण सांख्यिकी तथ्य या स्टैटिक फैक्ट। वैश्विक स्थिति की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल दुनिया में लगभग 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु केवल सड़क दुर्घटना से होती है। 1.3 मिलियन का मतलब ये हो गया कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 1.3 मिलियन बराबर 13 लाख। 13 लाख लोगों की जो मृत्यु है ना, हर साल केवल सड़क दुर्घटना की वजह से हो जाती है, ठीक है। भारत का अगर स्थान की बात करें तो दुनिया के कुल वाहनों का केवल 1% भारत के पास है। पूरे वाहन, मतलब जितने भी, चाहे मोटर गाड़ियां हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, पूरे गाड़ी की बात करें तो पूरी गाड़ियों का भारत के पास कितना परसेंट है? 1%। लेकिन यहाँ पे सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की बात करें तो यहाँ 11% है। 1% साधन है अपने पास, डेथ होती है सड़कों की सुरक्षा की वजह से या सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 11%। तो आप सोचो 1% साधन है और 11% मौतें हो रही है केवल सड़कों की वजह से, ठीक है। हाँ, आयु वर्ग की अगर बात करें तो लगभग इसमें 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति ज्यादातर डेथ हो जाते हैं। यानी कि सड़क सुरक्षा के अंदर मरने वाली की जो एज होती है वो 18 से 45 वर्ष। अच्छा, इसके क्या कारण है? दुर्घटनाओं के मुख्य कारण सबसे पहले ओवर स्पीड, जो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा फुल स्पीड से चलाते हैं, या देखा होगा आपने पीछे जो आज की नई जनरेशन, यूथ जनरेशन जो पीछे बैठकर बोलती है ना भगा भगा भगा, है ना, वो भगा वाला सिस्टम यहाँ हो जाता खतरनाक। तो भारत में होने वाली लगभग 70% घातक दुर्घटना होती है ना, वो ओवर स्पीड के कारण होती है, ठीक है। दूसरा है हेलमेट और सीट बेल्ट न बांधना। हेलमेट और सीट, अपने जैसे अपन घर से भी निकलते तो बिना हेलमेट के निकलते हैं। मैं आपकी क्या, हमारी भी बात कर लूं, है ना। क्या पता क्यों नहीं लगाते, क्या पता क्या मानसिकता बनी हुई है अपनी सबकी, जबकि लगाना चाहिए, है ना। आपकी मानो चाहे मेरी मानो, हेलमेट अपन नहीं लगाते और छोटी सी दुर्घटना में भी अपनी डेथ हो जाती है ना। और अगर कोई फोर व्हीलर चलाने वाले होते हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगाते। तो इसकी वजह से की अगर बात करें तो 3 गुना तक जो मृत्यु है इसकी वजह से बढ़ गई, ठीक है। नशा और ड्राइविंग, आजकल ये भी एक बड़ा शौक है। जितने भी पैसे वाले लोग हैं, फोर व्हीलर जो भी चला रहे हैं, वो पी पी के चलाते हैं, दारू दारू पी के चलाते हैं। और इसकी वजह से ड्रिंक एंड ड्राइवर का केस भी नहीं बनता। ड्रिंक और ड्राइव का केस नहीं बढ़ेगा तो सीधी सी बात है और स्पीड से क्या होगा, किसी न किसी की जान होगी, ठीक है। तो ये एक कारण है जिनकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब दो थोड़े के शब्द है जो आपको समझने जरूरी है। गोल्डन ओवर, गोल्डन ओवर क्या है? सड़क सुरक्षा में गोल्डन ओवर दुर्घटना के ठीक बाद के पहले 60 मिनट को कहा जाता है। मतलब अभी दुर्घटना हो गई और दुर्घटना होते ही है ना, जो 1 घंटा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गोल्डन ओवर।
चलो देखो, है ना, थोड़ी, ठीक है। अब देखो, यहाँ आप गौर करोगे तो गोल्डन आवर का मतलब समझ गए कि अगर दुर्घटना होगी, दुर्घटना होते ही एक घंटा होता है शुरुआत का, यानी कि 60 मिनट, अगर वो 60 मिनट के अंदर उस घायल व्यक्ति को अपन उचित चिकित्सा सुविधा दे दे, या मान लो पास के किसी नजदीक के हॉस्पिटल में पहुंचा दे, तो 99% चांस होते हैं कि वो बच जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि अगर किसी की दुर्घटना हो जाए तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसे उपचार मिल जाए और पास के हॉस्पिटल में अपन पहुंचा दे। अगला है गुड सैमरिटन लॉ। गुड सैमरिटन लॉ का मतलब क्या है, भारत सरकार ने इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करता है तो उसे अस्पताल पहुंचाता है, तो पुलिस उससे पूछताछ के लिए मजबूर नहीं कर सकती, उसे अपनी पहचान उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, अस्पताल के खर्चों के लिए वह उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर गुड सैमरिटन लॉ का मतलब ये होता है, अगर कोई सड़क पर दुर्घटना हो जाती है या किसी की मान लो सड़क दुर्घटना की वजह से या और कोई कारण से अगर मान लो आपको घायल मिलता है, तो आप कुछ मत करो, आप उसे सीधा उठाओ और उठा के हॉस्पिटल लेके जाओ। ना तो आपका कोई पुलिस केस बनेगा, ना आपसे पुलिस कोई पूछताछ करेगी, अगर करती भी है तो आपसे नॉर्मल सवाल करेगी, और आपकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो गुप्त रखी जाएगी। और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल वाले आपको ये नहीं कह सकते कि इसका बिल भरो, नहीं, ये सरकार ने लॉ बनाया है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से किसने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो कर्नाटक। किसने, कर्नाटक ने। थोड़ा ये बात करते हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम्स कौन से हैं। देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, उसके अलावा खेलो इंडिया बीच गेम्स होते हैं। बीच गेम्स मतलब जो ये होते हैं ना, कि जो समुद्र तट के किनारे जो बीच होते हैं वो। तो अगर बात करें, इसकी शुरुआत सबसे पहले 4 जनवरी से 11 जनवरी 2024 को हुई थी। ये गेम्स केंद्र शासित प्रदेश दीव, दमन और दीव के प्रसिद्ध घोघला बीच, कौन सा बीच, घोघला बीच के ऊपर आयोजित हुआ था पहली बार, ठीक है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया अभियान के विजन के तहत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विशाल समुद्र तटों का उपयोग करना और बीच स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दीव के ब्लू प्लेग प्रमाणित घोघला बीच पर इसका उद्घाटन किया था। और अगर मैं बात करूं तो अब तक खेलो इंडिया बीच गेम्स का केवल एक संस्करण आयोजित हुआ है। इसकी शुरुआत जनवरी 2026 में हुई, इसलिए दीव में हुआ। इसका आयोजन पहला और एकमात्र संस्करण अभी तक आयोजित हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और अब की बात, ये दूसरा आयोजन चल रहा है, ठीक है, और इसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। विजेता पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी सॉरी इंडिया बीच गेम्स में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे थे, और अब की बार कौन है, अब की बार कर्नाटक है, ठीक है। बाकी इसमें खेल 8 खेल शामिल है, जैसे मलखंब है, बीच वॉलीबॉल है, बीच सॉकर है यानी कि फुटबॉल, बीच कबड्डी है, नेशनल स्टाइल कबड्डी है, बीच हैंडबॉल है, टग ऑफ वॉर है, सी स्विमिंग है, ये चीजें, ठीक है। आगे, हट्टी जनजाति द्वारा निम्न में से किस राज्य में बोडा त्योहार शुरू किया गया है, तो वो हिमाचल प्रदेश में। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर नाम डीबी पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट, कौन कौन से बंदरगाह ऐसे हैं जिनका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर करो, मैंने कोशिश की है जितने भी एयरपोर्ट है उनका नाम चेंज हुआ वो लेकर आने की। जैसे अयोध्या हवाई अड्डा था, उसका नाम कर दिया महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है, अयोध्या के अंदर है, ठीक है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम कर दिया गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। अगरतला हवाई अड्डा, इसका नाम महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कर दिया, जो अगरतला में है। हाँ, झारसुगड़ा हवाई अड्डा है, जो वीरेंद्र शाही हवाई अड्डा से इसका नाम कर दिया है, और ये ओडिशा के अंदर है। ग्वालियर हवाई अड्डा है, इसका नाम राजमाता विजयराजा सिंधिया टर्मिनल कर दिया गया है, जो ग्वालियर में है। हुबली हवाई अड्डा है, इसका नाम सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हवाई अड्डा कर दिया, जो कर्नाटक में है। दीघा हवाई अड्डा है, इसका नाम मेरीगोल्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो प्रस्तावित है पश्चिम बंगाल में होगा ये। उसके बाद में कानपुर हवाई अड्डा है, इसका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना, जो कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से कानपुर उत्तर प्रदेश में है। बरेली हवाई अड्डा है, इसका नाम नाथ नागरी हवाई अड्डा कर दिया, जो बरेली में है। हिसार हवाई अड्डा है, इसका नाम महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हरियाणा कर दिया गया। शिवमोगा हवाई अड्डा है, इसका कुवेम्पू हवाई अड्डा है, जो प्रस्तावित है कर्नाटक में, ठीक है। तो ये कुछ नाम चेंजेस किए हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये तो बात हुई हवाई अड्डों की। अब थोड़ा सा आप बंदरगाहों की बात करते हैं।
कुछ बंदरगाह है जैसे कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम कर दिया बीओ चिदम्बरम या चिदम्बरनार बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह का नाम कर दिया गया है कामराजार बंदरगाह। कौन सा, कामराजार। और नावा सेवा जो बंदरगाह है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, आगे और देखो, देखो हाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जैसे सड़क या द्वीप, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। व्हीलर द्वीप है जो उड़ीसा में, इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। रोज द्वीप है जो अंडमान निकोबार में, उसे नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अभी अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था, ये कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना अपनी। ठीक है, आगे और बात करें, हाल ही में किस देश की सेना ने अपने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए DIME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो भारत ने। किसने, भारत ने। निम्न में से किसने भारतीयों के लिए एआई को सुलभ बनाने के लिए पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, तो जियो ने। और जियो का संस्थापक कौन है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा के इसकी शुरुआत की थी। और देखो आज, है ना? आज भाई साहब सबसे खतरनाक है। अगला, निम्न में से किस देश में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो भारत के अंदर। अगला, निम्न में से किस राज्य में 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया है, तो ओडिशा के अंदर। आगे और बात करें, महारानी कामसुंदरी देवी का 93 साल की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य या किस राज्य से संबंधित है, तो वो दरभंगा से। कहां से, दरभंगा से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 151वां स्थापना दिवस कब बनाया गया, तो वो बनाया गया 14 जनवरी को, यानी मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि इंडिया मेट्रोमोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो इस IMD की स्थापना के पीछे एक बड़ा ऐतिहासिक कारण था। 1864 में आए एक भीषण चक्रवात ने कोलकाता में भारी तबाही मची थी, और 1866 से 71 के दौरान पड़े अकाल ने मौसम की भविष्यवाणी की आवश्यकता को अनिवार्य बना दिया गया था। प्रथम महानिदेशक बनाया गया था HF ब्लेनफोर्ड को। किसको, HF ब्लेनफोर्ड को। उनको भारत का पहला इंपीरियल मौसम विज्ञान रिपोर्टर नियुक्त किया गया है। 1875 में शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, फिर 1905 में इसे शिमला ट्रांसफर कर दिया गया। 1928 में इसका पुणे में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर 1944 से लेके अब तक कहाँ पे है इसका मुख्यालय, ये है नई दिल्ली के। किसके, IMD का। किसका, IMD का, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मैं कह सकता हूँ भारतीय मौसम विज्ञान। ठीक है, आगे आगे देखो, निम्न में से किस स्थान पर सुरक्षा बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन किया गया है, तो वो दुबई में। कहाँ पे, दुबई में। आगे और थोड़ा देखो, निम्न में से किस स्थान पर ग्लोबल स्पाइस ट्रेक के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है, तो वो कोच्चि में। कहाँ पे, कोच्चि में। निम्न में से किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। हाँ, इंडिया ओपन बैडमिंटन क्या है, तो ये देखो, इंडिया ओपन बैडमिंटन एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। वर्तमान में सुपर 750 का दर्जा प्राप्त है, जिसका मतलब है कि इसमें दुनिया के टॉप खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, और इसकी पुरस्कार राशि भी काफी अधिक होती है। अगर बात करें, इसकी पहली बार आयोजित इंडिया ओपन की शुरुआत 1973 में हुई थी। लगातार आयोजन होता रहता है। 2008 में ये नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। ऐतिहासिक जीत 1981 में महान भारतीय खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण इंडिया ओपन जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। आगे और बात करें, निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू महोत्सव बनाया गया, तो केरल के अंदर। कहाँ पे, केरल में। भारत को हाल ही में जारी की गई हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 80वां। पहले 2025 में 85वां स्थान था, अब की बार 80वां है। थोड़ा ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स देख लो, यहाँ क्या है, ये एक वैश्विक रैंकिंग है जो दुनिया के विभिन्न देशों के पासपोर्ट की शक्ति को मापती है। ये बताती है कि किसी भी देश का पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा कि कितने देशों की यात्रा कर सकता है। मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये बताता है कि कौन से देश का वीजा या पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली। जिस देश का जितना शक्तिशाली पासपोर्ट होगा, वीजा होगा, वो वहां का व्यक्ति उतने ही ज्यादा देशों में क्या कर सकता है, भ्रमण कर सकता है। ठीक है,
भारत की रैंकिंग की बात करें 2026 के इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर था, 2025 में भारत 85वें स्थान पर था, यानी इस बार 5 पायदान का सुधार हुआ। दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सिंगापुर फर्स्ट रैंक, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यहाँ के नागरिक 192 देशों में बिना वीजा की जा सकते हैं। तो सबसे टॉप पर है कौन? सिंगापुर। और यहाँ के नागरिक 192 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। जापान और दक्षिणी कोरिया सेकंड नंबर पे है, और डेनमार्क, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग थर्ड नंबर पे, ठीक है। सबसे कमजोर की बात करें तो अफगानिस्तान है, और पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान वगैरह ये 98 95 स्थान पर है। तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे और बात करें यहाँ, एलिसा हिली किस खेल संबंधित है जिन्होंने फरवरी मार्च 2026 में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिकेट से। आगे, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च की है? तो ओडिशा ने, ठीक है। हाल ही में वामनवास कंकर निम्न में से किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? तो वो राजस्थान की वामनवास। अब आपको ये बताना है कि वामनवास जो पंचायत है वो राजस्थान के किस जिले की है, ठीक है। आगे और बात करते हैं, पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए? तो मार्शल आर्ट वैसे जापान की है, तो मैं कह सकता हूँ ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण, है ना, वैसे एक्टर भी शायद। हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने किस देश में स्थित माउंट एकांगुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो अर्जेंटीना की जो सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ, उसके ऊपर इन्होंने चढ़ाई की है। एक आज की अखबार की कटिंग में एक शब्द दिया हुआ है फ्लोरिकल्चर। क्या है फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है बागवानी खेती। बागवानी मतलब इसमें फल और फूलों की खेती होती है ना, फलों की, खासकर फल की नहीं बोल के अपन फूलों की खेती बोलेंगे, है ना, फूलों में सजावटी फूल वगैरह, तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फ्लोवर बोलते हैं ना, तो फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके घर के लिए। पृथ्वी पर अक्षांशों लेटीट्यूड में सबसे लंबी रेखा कौन सी है, ये बताना आपको। और यूरोप की प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी? इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, बाकी करंट अफेयर्स अपन करेंगे कल, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।